वैसे तो फिल्में इंसान को सही और गलत सिखाती है, पर एक ऐसा अपराधी जो फिल्में देख करके अपराध की दुनिया में कदम रखता है, फिल्मों में उसे जो विलेन है उनका रोल बखूबी अच्छा पसंद करता है और उन्हीं का रोल से इंस्पायर होकर के शराब की तस्करी करता है, लड़कियों की तस्करी करता है और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में कैसे जेल जाता है और वहाँ से भागता है और फांसी तक का रास्ता तय करता है। आज एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी गौरी शंकर की है जिससे पूरा तमिलनाडु एक टाइम पर कांपता था। 1955 तमिलनाडु में जन्मे गौरी शंकर की कहानी शुरू होती है जब वो 18 साल का होता है। वो रोजी रोटी और पैसे कमाने के लिए मद्रास की तरफ रुख करता है जो आज के चेन्नई शहर है। चेन्नई बहुत सुंदर शहर है, वहाँ से कई राज्यों के लोग वहाँ पे काम करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। गौरी शंकर चेन्नई आने के बाद पेंटिंग का काम शुरू करता है और अपना रोजी रोटी पालता है। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, उसका दिन गुजरने लगता है। दिन गुजरते गुजरते लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद चेन्नई में एक ऐसा बदलाव होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो गौरी शंकर को ऑटो शंकर बनने पर मजबूर कर देती है। चेन्नई के अंदर शराबबंदी लागू हो जाता है। राज्य सरकार ने शराबबंदी नियम लागू किया तो कुछ लोग नाराज हो गए इससे, जैसे हर जगह होता है। कुछ लोग सड़कों पर आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उस नारेबाजी के डर से सरकार ने दोबारा से फिर शराब लागू कर दिया। तो ये देखकर वहाँ की महिलाएं भी सरकार के खिलाफ आ गईं और बोलने लगे कि जब तक शराबबंदी लागू था तब तक हमारे पतियों में सुधार हो रही थी, लेकिन जैसे फिर से शुरू हुआ उनकी हालत वैसी की वैसी हो गई है। तो फिर सरकार फिर अपना निर्णय बदलती है और दोबारा से शराबबंदी लागू कर देती है। शराबबंदी होने के बाद गौरी शंकर ने देखा कि कुछ लोग शराब की ब्लैक मेलिंग कर करके बहुत पैसे कमा रहे हैं, यानी शराब की तस्करी चालू हो गई चेन्नई के अंदर। तो गौरी शंकर ने सोचा कि यार सब लोग पैसे कमा रहे इतना शॉर्टकट तरीके से, मैं भी क्यों ना कमाऊं। उसको शॉर्टकट के तरीके से पैसे कमाने का दिमाग में एक घर बैठा लिया। फिर वो शराबबंदी में शराब के धंधा में उतर जाता है। शराब तस्करी के दौरान गौरी शंकर और उसकी टीम को पुलिस से पकड़े जाने का हमेशा डर बना रहता था। तो एक दिन गौरी शंकर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऑटो के अंदर शराब की तस्करी करते हैं, क्योंकि ऑटो हर जगह पहुंचता है, इसमें चेकिंग भी बहुत कम होती है। तो उसके साथी लोग बोलते हैं कि हाँ आइडिया तो अच्छा है। फिर ये लोग ऑटो के अंदर शराब तस्करी करने का काम करते हैं। शराब सप्लाई के लिए एक दिन फिर उसी बार डांस में जाता है जहाँ पर हमेशा जाया करता था। तो देखता है कि यहाँ से लड़कियों को सप्लाई करना भी आसान है और इसमें बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना धंधा शुरू की जाए। तो उसके लिए बाकायदा एक चेन्नई में लॉज खरीदता है और वहाँ पर कुछ लड़कियों को रखता है, फिर वहाँ से बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करता है, उसमें भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। तो इसी बीच एक दिन जिस बार में जाता था शराब सप्लाई के लिए, वहाँ पे एक बार डांसर से उसको प्यार हो जाता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो बार डांसर किसी और लड़के के साथ भाग गई। इस बात को सुनकर इसको बहुत गुस्सा आता है। फिर ये और इसके आदमी उस बार डांसर को, उस लड़के को ढूंढते हैं और आखिर में उन दोनों को खोज लेते हैं। उन दोनों को पकड़कर अपने इलाके में लाता है और लड़की को इतना पिटाई करता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बचता है लड़का, लड़के को जिंदा जलाता है और उसको एक दीवार के अंदर चिनवा देता है। बची खुची हड्डियों को समुद्र में ले जाकर फेंकता है। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मर्डर था, वो भी 2 एक साथ। ये 2 मर्डर की खबर जैसे ही लोगों में फैलती है, चेन्नई के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। फिर ये देखता है कि शराब और लड़कियों की तस्करी को अगर ऊपर तक ले जाना है, इसमें पॉलिटिशियन और पुलिस की भागीदारी होनी चाहिए। ये दोनों को अपने साठगांठ में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इस धंधे में आगे तक जा सकते हैं। इसी दौरान बीच में क्या हुआ कि शराब फिर से चालू हो गई, इसलिए इसका शराब का धंधा ठप हो गया। लेकिन लड़कियों का सप्लाई का धंधा अभी भी चालू रहा। लड़कियों की सप्लाई की वजह से इसके बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना शुरू हो गया और बिना पुलिस के मिली भगत के ऐसे धंधे को चलाना बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि गौरी शंकर ने लोगों को पैसे दिए होंगे, उनसे साठगांठ बैठाया ही होगा, तब जाके इस धंधे में वो आगे बढ़ता है। फिर एक दौर ऐसा आया कि वो अपने इलाके के बड़े बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जो भी उसके गैंग में लड़कियाँ थी उनको एक एक करके उनके पास भेजना शुरू कर दिया। बाकायदा उनकी तस्वीरें खींचता, वीडियो बनाता, ताकि कभी मुश्किल दौर में इनसे कैसे काम लिया जाए। अपने घर में पार्टी फंक्शन रखता, फिर उनको बुलाता, शहर के बड़े रईसों को खिलाता पिलाता, सेवा करता। इससे उसके समाज में कद बड़ा हो गया। फिर 1988 में लड़कियों को गायब होने का मामला ढेर सारा है।
लोग पुलिस के पास जाते, कंप्लेन लिखवाते, पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है बोलकर कि भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, या फिर माँ बाप के पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए या दहेज देने के लिए तो बेच दिए होंगे। ऐसे एक करके सबको साइड कर देते थे। फिर कुछ दिन के बाद एक साथ 9 लड़कियों को गायब होने की कहानी पता चली। फिर वो लोग आए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर वो लोग ऐसे ही पल्ला झाड़ना चाहते थे, लेकिन वो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमारा कोई दहेज का मामला नहीं था, हमारा लड़की वैसी नहीं थी, तो आप इसको ठीक से जांच करिए। फिर कुछ दिन के बाद एक जगह है पेरियार नगर, जहाँ गौरी शंकर का गढ़ माना जाता था, वहाँ से कुछ लड़कियाँ गायब होती हैं। फिर वो लोग कंप्लेन लिखवाने के लिए आते हैं पुलिस में। फिर पुलिस यही करके पल्ला झाड़ देती है, वो किसी और के साथ भाग गई होंगी। इसी दौरान कई मामले आते हैं ऐसे। एक सबसे बड़ा मामला आता है जब 3 लड़के मिलकर जहाँ लड़कियों को रखा था उस कोठे पर आते हैं और लड़कियों को अपने साथ ले जाने के लिए, घुमाने के लिए जिद करने लगते हैं। लड़की लोग इजाज़त मांगती है गौरी शंकर से और उसकी टीम से, और ये लोग मना कर देते हैं। इस दौरान लड़के भी अड़ जाते हैं और हाथापाई होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान गौरी शंकर को अपनी ताकत पे इतना गुरूर था, वो तीनों लड़कों को भीड़ के सामने इतना मारता है कि उनको तीनों की मौत हो जाती है। और इतना सब होने के बाद वहाँ के लोगों में डर और दहशत की माहौल पैदा हो जाती है। फिर वो तीनों लड़कों को लाशों को ले जाता है और अपने इलाके में ले जाकर ईंट और सीमेंट से दीवार में चिनवा देता है। ये घटना होने के कुछ ही दिन बाद एक गुजराती लड़की को ऑटो में अपहरण करने की कोशिश की जाती है। उसको जबरदस्ती उठाया जाता है, जबरदस्ती ऑटो में बैठाया जाता है, लेकिन वो लड़की हिम्मत दिखाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद सीधा बदहवास पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट के दौरान पुलिस उससे पूछताछ करती है कि कौन थे, कहाँ से तुमको पकड़ा जा रहा था, कैसे तुम्हें किडनैप किया जा रहा था। इस पूछताछ के दौरान वो लड़की बताती है कि वो लोग एक इंसान का बार बार नाम लेते थे, वो है ऑटो शंकर। लड़की के इस बयान के बाद पूरे चेन्नई में हड़कंप मच जाता है। मीडिया में खबरें आती हैं और पुलिस के ऊपर पहली बार इतना दबाव आता है, और दबाव में पुलिस फिर गौरी शंकर को गिरफ्तार करती है 27 जून 1988 को। गिरफ्तार करने के बाद कमाल की बात यह है कि कुछ ही दिन के बाद गौरी शंकर जेल से रिहा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से केस को रखना चाहिए था पुलिस को, उस तरीके से उन्होंने कोर्ट में केस को रखा नहीं। कोर्ट में केस को उस तरीके से नहीं रखने का मतलब था गौरी शंकर के एहसानों तले दबे होना। इसी बीच जो 9 लड़कियां गायब हुई थी, उनका मामला फिर दोबारा तूल पकड़ता है। उनके जो माँ बाप थे वो देखते हैं कि सरकार और पुलिस हमारी मदद कर नहीं रही है, तो सीधे गवर्नर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर अपने लिखित कंप्लेन देते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। गवर्नर साहब इस मामले को सुनने के बाद सीधे डीजीपी को फ़ोन करते हैं और आदेश देते हैं कि 9 लड़कियों को क्या है सच, हमें बताइए। तो डीजीपी साहब ने बाकायदा एक पुलिस का टीम गठित करते हैं और इस मामले को जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस की टीम ने एक ऐसे कांस्टेबल को अपने टीम में शामिल करती है जो ऑटो शंकर के बारे में पूरी जानकारी रखता था, उसके साथ रहा हुआ था। वो कांस्टेबल की मदद से पुलिस की टीम ऑटो शंकर के लोगों को गिरफ्तार करती है एक एक करके, जिसमें उसका भाई भी था। उसके भाई को इतनी कुटाई करती है और बोलती है कि तुम या तो सरकारी गवाह बन जाओ या फिर तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऑटो शंकर का भाई सरकारी गवाह बनता है और फिर उसका भाई पूरा कहानी ऑटो शंकर के बारे में बकता है। इसके बाद फिर पुलिस दोबारा ऑटो शंकर को गिरफ्तार करती है। ऑटो शंकर की गिरफ्तारी के बाद पूरे चेन्नई और फिर पूरे हिंदुस्तान के अखबार में छपती है कि कौन था ऑटो शंकर, इतना किलिंग कैसे किया। फिर उसके ठिकानों पर छापेमारी करती है पुलिस, तो 6 मानव कंकाल मिलते हैं जो दीवारों में चिनवा दिए गए थे। तलाशी के दौरान जो 3 लड़कों के साथ बार डांसर जाना चाहती थी, जिसको मारा था ऑटो शंकर ने, उसकी लाश 1.5 साल के बाद मिलती है और समुद्र में बॉडियों को फेंकने की कहानी पता चलती है। इस दौरान ऑटो शंकर के ठिकानों पर जो तलाशी अभियान चल रहा था, उसमें एक डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर बाकायदा बहुत सारे पुलिस वालों का नाम मेंशन था और बहुत सारा पॉलिटिशियन का नाम था। उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई और कुछ लोग जमानत पर रिहा हो गए। ऑटो शंकर को कुल 6 कत्ल के इल्ज़ाम में चेन्नई के सेंट्रल जेल में बंद किया जाता है। जेल में बंद होने के कुछ ही दिन बाद वहाँ के जेल स्टाफ की मदद से ऑटो शंकर जेल से भाग निकलता है और पहुँच जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में पहुँचने के बाद लोगों में दहशत फिर दोबारा फैल जाती है। तो लोग भी सड़क पर उतर आते हैं उड़ीसा के। फिर इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया जाता है, फिर जेल में इसको डाला जाता है। इसी दौरान इसका भाई भी जेल से भाग जाता है। उसको 6 महीने के बाद पुणे से गिरफ्तार किया जाता है। फिर ऑटो शंकर को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और कोर्ट का केस चलता रहता है। अदालत इसको और इसके 2 साथियों को पहली बार 31 मई 1991 को मौत की सज़ा सुनाती है और जो और 2 थे
उनको 10 साल की सज़ा सुनाती है। फिर केस को सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट लेके जाते हैं, वहाँ से भी वही सज़ा बरकरार रहती है। फिर ये लोग मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास दायर करते हैं। उस टाइम के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा वो भी माफ़ी देने से मना कर देते हैं और इनकी सज़ा बरकरार रहती है। मर्सी पिटीशन जब राष्ट्रपति खारिज कर देते हैं तो फांसी का रास्ता साफ हो जाता है। फिर 27 अप्रैल 1995 को स्लेम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर को फांसी दी जाती है और इस फांसी के बाद अगले दिन तमिलनाडु, चेन्नई और पूरे देश में ऑटो शंकर की खबर छपती है और इस तरह से ख़त्म होती है एक सीरियल किलर की कहानी।